दलितों और शोषितों के महानायक, भारत रत्न विजेता, संविधान के निर्माता ही नहीं, संविधान के जनक और जननी, एक महान दार्शनिक, एक शिक्षाविद और स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक, एक ऐसे व्यक्ति की आज कहानी हम सुनने जा रहे हैं जिनको समग्र रूप से कहा जाए तो वो होंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जी हाँ, मैं आज एक ऐसे महान विभूति की चर्चा करने जा रहा हूँ जिन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, शिक्षा और भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है, जिन्होंने दलितों, शोषितों, शूद्रों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। जी, मैं सुरेंद्र सिंह कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एक ऐसी श्रृंखला हमने प्रारंभ की है जिसका ये आज छठा वीडियो है। आज 14 अप्रैल 2024 133वां उनका जन्मदिवस मना रहा है बाबा साहेब का। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 2 अपने साथियों को यह वीडियो ज़रूर साझा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप जरूर कम से कम 2 के साथ साझा करते हुए कमेंट करें, लाइक करें और चैनल पे अंत तक बने रहें। साथियों, मेरे मन में चल रहा था कि एक ऐसे दिवस का इंतज़ार करूंगा जिस दिन मैं बाबा साहेब के विषय में कुछ बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पढ़ा है। हालांकि मैं उनका नाम लेने के लिए भी बड़ा नहीं हुआ हूँ। एक ऐसे महान हस्ती का जिनको पूरा भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। वो ऐसे समाज में जन्म लिए थे जिस समय समाज के एक छोटे से वर्ग यानी कि शूद्रों या पिछड़ों या शोषितों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, उनका दुरुपयोग किया जाता था, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। वो ऐसी परिस्थितियों से जिंदा होकर, गुजर कर और इस देश में एक ऐसी नई क्रांति लेके आए जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि स्त्रियों का भी उत्थान, उनके सम्मान दिलाया, उनको उनके हक की लड़ाई लड़ी, उनको आज जीने के सलीके जो आज दिए गए हैं, ढंग से बोलने, पढ़ने, लिखने और समाज में मनुष्य की यानी पुरुष की बराबरी करने का जो हक मिला है, वो बाबा साहेब को ही श्रेय दिया जा सकता है। इनके अतुलनीय योगदान से ऐसा संभव हो पाया है। साथियों, हम उनके विषय में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को पढ़ेंगे। यह है वनडे एग्जाम्स और जो पीसीएस किसी भी राज्य का या यूपीएससी के मेंस एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। हो सकता है श्रृंखला के अंतर्गत ये सबसे बड़ा वीडियो हो, क्योंकि व्यक्ति ही, महान हस्ती ही ऐसी हैं हमारी जिनके विषय में पढ़ते पढ़ते शायद समय का पता नहीं चलेगा। आपसे मैं चाहूँगा कि आप तनाव ला लें और वीडियो को स्किप करने का प्रयास ना करें या इसको आगे बढ़ाने की कदापि कोशिश नहीं करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यह जितना मैं पढ़ पाया हूँ, उनको समझ पाया हूँ, वही बता पा रहा हूँ। बहुत सारे पहलू मुझसे छूट सकते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे और मेरा साथ देंगे। चलिए पढ़ते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के विषय में। सही नाम हम जानते हैं, तो सही नाम था बाबा साहेब या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। चलिए, आप कहेंगे सर इतना बड़ा नाम कैसे हो सकता है? तो देखिए, अलग अलग अर्थ हैं इसके। इनके जो नाम है, हर शब्द का अलग अलग अर्थ मिलेगा। बाबा और साहब, डॉक्टर, भीमराव एक ही है, राम जी और अंबेडकर। देखो कितने व्यक्तियों का और कितने विषयों का योगदान है नाम में, तो आप एक बार देख रहे हैं। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ। अंबेडकर, तो ये तो इनके गुरुजी ने नाम दिया था, गुरु द्वारा दिया गया। चलिए, और राम जी जो नाम है वो पिता के नाम में जुड़ा हुआ था, पिता के नाम से लिया गया है। और भीमराव, क्योंकि माँ का नाम भीमाबाई था, तो ये माता के नाम से है, माता के नाम से। और डॉक्टर, क्योंकि 3 विषय में PhD डीलिट भी किया, तो ये उच्च योग्यता के कारण, उच्च योग्यता, सर्वोच्च योग्यता। साहब माने, देखो ये सर कह सकते हैं, इसे अंग्रेजी भाषा से सर होता है, तो
तो बाबा माने होता है पिता, यानी कि ये अगर बौद्ध भाषा में कहें तो बाबा माने पिता के समान होता है। तो पिता, सर मतलब श्रीमान, ये एक सम्माननीय शब्द का पूरा अर्थ है। आज आपको पहली बार ये अर्थ जानने को मिलेगा। देखिए ये अलग अलग अर्थ हैं जाने गए हैं, ये नाम जोड़े गए हैं। ये तो अभी पिता के नाम का भी हम अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे, तो ये सब जानकारी आप रखेंगे। आगे चलते हैं, फैमिली जन्म के बारे में जानते हैं। तो आज जन्म यानी कि 14 अप्रैल सन 1891 को, देखो जो नेहरू जी थे इनसे 2 साल बड़े थे, ऐसे याद कर सकते हैं। उनका 1889 में हुआ था, इनका 1891 में को हुआ। कहाँ पे? महू में। अच्छा, महू अगर गांव पूछ लें आपसे तो देखो वो था अम्बा दावेकर, अम्बा दावेकर गांव। ये महू कहाँ पड़ता था? तो महू के बारे में हम जानेंगे। तो यह मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था, प्रोविंस, क्योंकि उस समय पे ब्रिटिश साम्राज्य था तो प्रोविंस। तो सेंट्रल प्रोविंस महू अम्बा दावेकर गांव में 14 अप्रैल को जन्म होता है। पिता का नाम, पिता का नाम, तो पिता का नाम था महाराज। अभी पिता के नाम को मैं जानना चाहूंगा। हाँ, क्योंकि पिताजी सूबेदार थे तो पिताजी का नाम था सूबेदार रामजी मालोजी, रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है, पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमा बाई सकपाल। ठीक है, अगर हमसे कोई जाति के बारे में पूछते हैं कि इनका जाति, तो जाति हम माहौर जाति के थे, माहौर, जो कि शूद्र, अगर हम कह सकते हैं, आप इसको बिल्कुल बुरा ना माने, बस आपको स्पष्टीकरण के लिए बोल रहा हूँ। शूद्र यानी कि एक छोटी जाति के, मैं भी शूद्र से ही हूँ, तो माहौर शूद्र से थे। और एक बात और आप कह सकते हैं कि इन्होंने बाद में, अगर धर्म की बात करें तो पहले धर्म था हिंदू धर्म, पर बाद में इन्होंने 1956 में अक्टूबर माह में बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अकेले ने नहीं अपनाया, लगभग 3.5 लाख इनके जो अनुयायी थे, इनको फॉलोअर्स थे, उन्होंने भी अपनाया था। तो इस प्रकार हम जान रहे हैं। देखिए चलिए एक बार इधर देखते हैं। 14 अप्रैल को जन्म हुआ महू में, अम्बा दावेकर में, सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। पिताजी सूबेदार थे। सूबेदार मतलब ब्रिटिश, जो उस समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। पिताजी क्या दादाजी भी थे, तो उसी पद में उनको मिला हुआ था। और माता का नाम भीमा जी सकपाल और जाति ये सब। अच्छा, ये अपने पिता की 14वीं संतान थे, अंतिम संतान थे, 14वीं पिताजी की जो थे। चलिए पत्नी के बारे में जानते हैं। हम दूसरा एक बार इधर स्लाइड में ले लेता हूं। इधर आपके फोटो चलते रहेंगे, आप फोटो भी देख रहे होंगे, बचपन का फोटो आप देख रहे हैं। तो बचपन में ऐसे थे। चलिए हटा के फोटो हटा देता हूं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पत्नी का नाम, पत्नी का नाम मिलेगा तो पत्नी सबसे पहले रमाबाई अंबेडकर, और दूसरी पत्नी बनी थी सविता अंबेडकर। इन्होंने दूसरा विवाह भी किया था, क्योंकि पहली पत्नी का एक्सपायर हो गई थी और वह 1906 से 1935 एक बहुत कम अवस्था में एक्सपायर हो गई थी। सविता अंबेडकर से विवाह किया सन 1948 में, जो कि बात तक रही। तो पत्नी के विषय में हम जान सकते हैं। एक तरह से फैमिली डिटेल आप देख रहे हैं। और पत्नी का फोटो आप देखिए एक बार गौर से। पत्नी जी हैं, देखिए इनको ऐसे ही नहीं संविधान निर्माता कहते, भारत रत्न, शिक्षाविद। शिक्षाविद कहने का अर्थ है कि शिक्षा के बारे में ही जान लेते हैं पहले। चलिए फोटो देखिए, शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा तो एक बार आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए
हाँ, शिक्षा जो कि प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो हुई है, बाबा साहेब की प्रारंभिक शिक्षा हम देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा से मैं प्रारंभ करके सभी शिक्षाओं के विषय में बताऊंगा। कहा तो यह जाता है कि इन्होंने 32 डिग्रियां थी, है ना, 32 डिग्रियां, पर ठीक से इसका कहीं उल्लेख नहीं है। 32 डिग्री अर्जित की थी, और ये अगर 32 भी ना हो तब भी आप तो 2-4 डिग्रियों में ही आपकी सांस फूल जाती है। उस समय पे, जिस समय भारत ब्रिटिशों के अधीन है, एक छोटे से परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां जिसको विद्यालय स्तर पर एक बहुत गंदी नज़र से देखा जाता है। विद्यालय में प्रवेश करते हैं, मैं ऐसी घटना आपको बताऊंगा कि आंखों से आंसू निकल आएंगे, आंसू झलकेंगे आपकी आंखों से। हम लोग आज छोटी छोटी कमियां होती हैं, वैसे तो हम बहुत सुविधा रखते हैं, लेकिन पढ़ने के नाम पे हम जीरो हो जाते हैं। आपको याद दिला दूं, इनके एक मित्र बने थे जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बने, नवल नाम था उनका। नवल और ये दोनों मित्र बन गए, क्लोज हो गए, और दोनों साथ साथ पढ़ते थे। तो नवल ने यह कहा था कि देखो, मैं एक बड़ा आदमी तो नहीं बन सकता, पर मैं एक बड़े आदमी की मदद कर सकता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे क्या? बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनकी मदद एक आज़ाद हिंद फौज में सभी सैनिकों ने की थी। क्या महात्मा गांधी अकेले बड़े बन गए? उनकी मदद न जाने कितने व्यक्तियों ने की थी। आज भी देख लो आप, आज बड़े बड़े नेताओं को देख लो, उनकी मदद करने वाला कोई ना कोई है। तो देखो, नवल ने मदद की थी। चलिए वो भी चर्चा करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा से प्रारंभ करता हूं। जैसे प्रारंभ में पढ़ने जाते हैं तो क्या क्या उनको सहना पड़ा, तो प्राथमिक शिक्षा की चर्चा करते हैं। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अर्जित की थी। प्राथमिक शिक्षा हम देख रहे हैं तो दापोली में, दापोली विद्यालय था, दापोली विद्यालय में। अच्छा, क्योंकि पिताजी दीवान सूबेदार थे तो उनके कहने पे प्रवेश करा भी दिया गया। अब प्रवेश करा भी दिया गया तो उनको बड़े अलग हेय दृष्टि से देखा जाता। प्रवेश कर देते तो स्कूल के टीचर्स की भी गंदी सोच थी। गंदी सोच क्या है? जाति को लेके, वर्ण को लेके, छोटी जाति को लेके, एक छोटे समाज के प्रति ये दृष्टि रखते थे। हालांकि आप ऋग्वेद में ध्यान दें तो ऋग्वेद हमने पढ़ाया है पुरानी क्लासों में, तो ऋग्वेद में ये लिखा गया है कि जो वर्ण व्यवस्था का जो निर्धारण होगा वो कर्म के आधार पर होगा। लेकिन बाद में आते आते मनुस्मृति की फोटो में आपको दिखाऊंगा। आज मनुस्मृति में बड़ी कुरीतियां लिखी हैं, और आप जानेंगे बाबा साहब ने मनुस्मृति में आग लगा दी थी। 1928 की घटना है, आग लगा दी थी। क्यों? आप देखेंगे, बहुत जल्द समझेंगे, आप बने रहिएगा चैनल पर। तो दापोली विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा जब पहुंचे तो जैसे ही प्रवेश किया, टीचर से नाराज हो गए थे। हालांकि दोनों भाइयों का प्रवेश कराया गया था, जो 13वें नंबर के थे और ये 14 में, इनके बड़े भाई का और दोनों का। दोनों पहुंचते हैं तो क्लास में इनको बैठने नहीं दिया गया, बैठ नहीं लगा, तो जो टाट पट्टी होती थी वो भी नहीं दिया गया। क्या कहा गया कि आप गेट पर बैठकर पढ़ेंगे। तो ये गेट पर बैठकर पढ़ते थे दोनों भाई, इनको प्रवेश ही नहीं था क्लास के अंतर्गत। टीचर्स इनसे सवाल पूछते थे या पूरी क्लास से प्रश्न पूछते थे तो पूरी क्लास के बच्चों पे नहीं आते थे। जो अपने आप को सवर्ण या उच्च वर्ण कहते थे उन पे नहीं आते थे, इन पे आते थे। ये हाथ उठाते तो टीचर्स भी इनको नेगलेक्ट करते थे। मैं शिक्षक पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उस समय पे ऐसा हुआ उनके साथ। ये हाथ उठाते रहते गेट से, सर मुझे आता है, मुझे आता है, लेकिन कहते हाँ चुप बैठ जा, तुझे आता है, मुझे पता है। वो पूछते ही नहीं थे, महत्व तो नहीं देते थे। एक बार टीचर्स ने कह भी दिया कि चल आजा हल करके दिखा दे, तो ये उठ करके गए भी। जैसे ही ये पहुंचे, सभी क्लास के बच्चों ने अपने टिफिन, अपने बैग छुपा के रख लिए और सवाल निकालने लगे, तो सभी क्लास से बाहर निकल गए सवर्ण बच्चे। पूछा गया क्यों? कि इसकी छाया पढ़ने से हमारा भोजन खराब हो जाएगा, हमारी किताबें अछूत हो जाएंगी, ये सब हमारी किताबें भ्रष्ट हो जाएंगी, हमारा खाना खराब हो जाएगा, ऐसा माना गया। और आज आप पूरा देश उनके द्वारा निर्मित इस संविधान को फॉलो करता है, पूरा देश आज मानता है। तो ये गर्व की बात है। लेकिन हमारे माइंड में जो कीड़ा भरा हुआ है, जो गंदगी भरी हुई है, उसको निकालना इतना आसान नहीं था, और आज भी इतना आसान नहीं है। आज भी कई जगहों पर इन चीज़ों को लगभग फॉलो किया जाता है। बुरा ना माने आप, लेकिन सच यही है। लेकिन एक पढ़े लिखे समाज से यह उम्मीद रखी जाती है कि वह इन चीज़ों को नेगलेक्ट करे और समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करके सभी को एक समान दर्जे पर लाए। चलिए, अगर चर्चा चली रही है तो सुनी लीजिए। मान लीजिए बहुत सारे हमारे साथी, मेरे इसमें जब बच्चों के साथ अध्ययन अध्यापन का कार्य करता हूं तो छात्र पूछते हैं कि सर इनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है। अनुच्छेद 16 में क्यों लिखा गया है कि लोक नियोजन में समानता लाई जाएगी। तो छात्रों, एक दीवार है, मान लीजिए 6 फुट की, 5 फुट की, 5 फुट की दीवार है,
जनरल कैटेगरी के बच्चों को मान लीजिए वो 5.5 फुट के हैं, और जो निचले लेवल पे हैं ओबीसी एससी में हैं वो 4.5 फुट के हैं। क्या वो दीवार के पार देख पाएंगे? उस दीवार के पार मैच हो रहा है तो सवर्ण ही देख पाएंगे ना। तो संविधान में यह उल्लेख किया गया है जो 5.5 फुट का सवर्ण है संविधान के अनुसार, तो जो छोटे 4.5 फुट के ओबीसी एससी हैं तो उनको भी ऊपर उठने का मौका दिया जाए ताकि वो मैच देख पाएं, मौका दिया जाए उनको। उससे ऊपर नहीं किया जा रहा है, ये गलत बात है। उनको अवसर दिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये सभी शोषणों को झेला है, जिया है, इन सबको प्राचीन से हमने झेला है। आज हम एक ऐसी महिला की कहानी पढ़ेंगे जिसमें स्तन कर दिए जाने की कहानी है। स्तन कर आज पढ़ेंगे आप, बस जुड़े रहिएगा, दोनों तीनों कहानी लेके आऊंगा। तो दापोली विद्यालय में प्रवेश हुआ, उसके बाद ये इनका प्रवास सतारा चला गया और मिडिल शिक्षा वहां से सतारा से की। मिडिल शिक्षा सतारा, और सतारा आप जानते ही हैं महाराष्ट्र में है। यहां से सतारा आप जानते होंगे, सतारा जयपुर संबलपुर। चलिए सतारा मिडिल क्लास वहां से की। इसके बाद 10 और 12 की बात करते हैं। 10 और 12 यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लासेस तो इन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज से की। एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे, एल्फिस्टन कॉलेज बॉम्बे से किया। कब की? देखो 10th किया और 12th। आप बने रहिएगा, पूरा जानकारी लेंगे। आज शायद आप बाबा साहेब के विषय में, हमारे संविधान निर्माता के विषय में जो चीज़ें सोचते हैं कि ये होना चाहिए, वो आज शायद मैं कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास कर रहा हूं कि सही दे पाऊं। 1907 में और 1909 में ये चीज़ें अर्जित की। इसके बाद स्नातक, हम जरा स्नातक देखते हैं कि इन्होंने स्नातक बॉम्बे यूनिवर्सिटी से किया। बॉम्बे विश्वविद्यालय जो बॉम्बे प्रोविंस में था, बॉम्बे विश्वविद्यालय से किया। जब इन्होंने स्नातक किया, आपको बता दूं, जब ये क्लास में पढ़ते थे तो एक बगीचे में बैठ करके पढ़ा करते थे। ये इंटरमीडिएट के दौरान की बात है। तो इनको एक व्यक्ति मिले, केलोस्कर जी। केलोस्कर जी इनको पढ़ता हुआ देखकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। बोला, तो बेटा यहाँ क्यों पढ़ता है? यहाँ तो बहुत शोर शराबा होता है। कौन हो? पहले तो वो खड़े हो गए थे उनको देख करके, केलोस्कर जी को, कि कौन हो? तो कि मैं भीमराव नाम है मेरा। तो बताया उन्होंने परिचय किया। अच्छा, तो तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो? तुम तो बड़े योग्य बच्चे हो बेटा, यहाँ क्यों पढ़ते हो? कि मुझे लाइब्रेरी में घुसने की अनुमति भी नहीं है। कि चलिए मैं घुस पाता हूँ, मैं प्रवेश कराऊंगा। कि सब पैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा। केलोस्कर जी ने ही इनको प्रवेश करवाया। इनके गुरु थे जिनका नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर जी। कृष्ण केशव अम्बेडकर जी, जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा दिशाएं दी। केलोस्कर जी ने तो इनको बुद्ध की जीवनी भी गिफ्ट की थी उसी स्कूल में जहाँ मैं बता रहा हूँ। और अम्बेडकर जी का जो नाम जोड़ा था वो कृष्ण केशव अम्बेडकर, अपने गुरु ने ही इनको, इनके साथ बैठ के खाना खाते थे, इनकी मदद करते थे। उन्होंने देखो, पहले भी गुरु ऐसे थे, आज भी हैं। कुछ कलंकियों को छोड़ दें तो इनको हम मदद की और इनको लाइब्रेरी में ज्वाइन करा के इनको अच्छा सा एक माहौल तैयार किया कि आप पढ़ेंगे, ये पढ़ने की बहुत इच्छा रखता है। स्नातक स्तर पे इनको संस्कृत पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। प्राचीन काल में चलते ही संस्कृत नहीं पढ़ते थे, तो इनको संस्कृत नहीं पढ़ने की दी गई। तो इन्होंने फारसी विषय के साथ में, है ना, फारसी विषय से के साथ स्नातक किया था। हम आज हिंदी पढ़ने में कतराते हैं, जो बोलते हैं दिन भर, ये फारसी 9 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। पाली, फारसी, गुजराती, अरेबिक और देखो स्पेनिश, पर्शियन भाषा, ये सभी भाषाएं जानते थे। अंग्रेजी, संस्कृत, 9 भाषाओं का ज्ञान था। आपको तो 2 में छक्के छूट जाते हैं। 2 में विषयों के साथ स्नातक थे। चलिए आगे चलते हैं। स्नातक किया और यह स्नातक देखो 3 साल जोड़ लीजिए तो 2012, सॉरी फिर मैं बार लिख रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, 1912 में इन्होंने स्नातक कर लिया। अब इनको वो केलोस्कर जी ही थे क्योंकि वो बड़ौदा के जो गायकवाड़ घराने के उस समय राजा हुआ करते थे, नवाब, और उनको बड़ा शौक था कि वो ऐसे बच्चों को बाहर भेजा करते थे जो बड़े होनहार बच्चे हैं। चलो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अब ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1913 में जो केलोस्कर जी थे, इन्होंने ही बड़ौदा के गायकवाड़ घराने के
नवाब हुआ करते थे सयाजी राव तृतीय, इनसे मदद मांगी और इन्होंने इनकी मदद की। सयाजी राव तृतीय ने मदद की और इनको दिलवा दी स्कॉलरशिप। तो कोई स्कॉलरशिप भी कितनी दिलवाई, क्योंकि इनको शौक था कि बच्चों की स्कॉलरशिप दिलवा के बाहर भेजा करते थे। तो स्कॉलरशिप दिलवाई थी $11.5 प्रति वर्ष, या अगर मासिक में कहूं तो 25 रुपये माह लगभग उस समय पे ये इनको स्कॉलरशिप दिलवाई, और ये बहुत था। और ये चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आप देखिए एक बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, स्नातक के बाद की पढ़ाई वहीं से पढ़ेंगे। चलिए मैं लिखता हूं। तो 2015 में एक डिग्री पास की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, ये चीजें मिटा दे रहा हूं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एक डिग्री पास किया सबसे पहले। तो 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में है, अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से इन्होंने एमए किया, एमए मास्टर इन आर्ट्स में इन्होंने एमए किया उस यूनिवर्सिटी से। और यहीं से 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी किया। देखिए इकोनॉमिक्स में किया था, इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया। चलिए इसके बाद उन्होंने 1917 के दौरान 17-18 में उन्होंने एमएससी किया और फिर डीएससी, डॉक्टरेट इन साइंस, मास्टर इन साइंस, डॉक्टरेट इन साइंस किया। और फिर इसके बाद चले गए लंदन, और लंदन से 1917 में, लंदन से 17-18 में लंदन से बैरिस्टर एट लॉ, BL कहते थे इसे, BL नामक डिग्री की लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल है ना, कहीं स्कूल लिखा हुआ है, ये लंदन स्कूल से इन्होंने लॉ भी किया था। चलिए जो बाद में जरूरत पड़ेगी तो LLD भी किया। देखो मैं लिख ही दे रहा हूं, LLD किया। और D.Litt इनको भारत में D.Litt मानद उपाधि दी गई उस्मानिया विश्वविद्यालय से, उस्मानिया विश्वविद्यालय से LLD की मानद उपाधि। तो देखो एक इतनी महान हस्ती हैं जो जितनी डिग्रियां लेकर के, और भी देखो 5 विषय में मास्टर किया था, वो अपने भारत में रह करके किया। तो 17-18 के बाद जब भारत लौट के आते हैं, अब देखते हैं ये सब डिग्रियां पूर्ण करके। देखो जब उस समय दौर चल रहा था, अब 17 का आप दौर देखेंगे तो जर्मनी यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों में युद्ध चल रहा था। प्रथम वर्ल्ड वार का समय था। प्रथम वर्ल्ड वार के समय इन्होंने अपना टिकट भारत के लिए कराया, भारत जा रहे थे। तो जर्मन की पनडुब्बी ने और एक इनके जो जहाज जिसमें ये बैठ के आने थे, उस जहाज को डुबो दिया था। जिसमें ये बैठ के आने थे उसमें इनकी किताबें तो लदान किया सकी थी, कि हो गई थी पूरी, जो किताबें इन्होंने लिखी थी, अपनी शोध किया था। पर ये अपनी आत्मकथा में बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने विषय में बताया, इन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी है, अपने विषय में बताया है, उसमें बताया है। और उस जीवनी का मैं नाम बता दूंगा, हाँ, वेटिंग फॉर ए वीजा। वेटिंग फॉर ए वीजा इन्होंने लिखा थी 1935-36 में। बता रहे हैं कि जब मैं ट्रेन से वहाँ से जहाज़ से, पानी के जहाज़ से आना था, मेरा वीज़ा वेटिंग में रह गया, पर मेरी बुक्स उसमें लदान हो चुकी थी। तो जिस पनडुब्बी ने, जर्मन पनडुब्बी ने जहाज़ को ही डुबो दिया और ये दूसरे जहाज़ से आ गए। भारत में अफवाह फैल गई थी कि भीमराव अम्बेडकर जी पानी के जहाज़ में ही डूब कर मर गए, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और इनकी किताबें सारी डूब गई, बड़ा दुख हुआ, पर बाद में इन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया। चलिए, तो ये सब डिग्रियां उन्होंने की हैं। और अब जानते हैं, देखो एक एजुकेशनिस्ट हैं, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सबसे ज़्यादा। मैं समझता हूँ भारत में इतना ज़्यादा अगर कोई है पढ़ा लिखा तो इनके तुलना में कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आएंगे तो सर BN राव जी आएंगे, पहले नंबर पे यही हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, और आप विभिन्न फोटो देख ही रहे हैं।
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने भारत में रह रहे ब्रिटिशों के साथ में काफ़ी फोटोग्राफी, ये सब चीज़ें होंगी। अब भारत आएंगे, चलिए भारत आते हैं। तो भारत आकर के मैं आपको बताता रहूँगा, उधर पिक्चर्स चलती रहेंगी। भारत आएंगे और भारत में आके भारत आ गए। भारत में आकर सबसे पहले जब जिन्होंने भेजा था सयाजी राव ने तृतीय ने, तो उन्होंने इनको काम का वादा किया था, आपको लौटे काम करना पड़ेगा। तो इन्हें ब्रिटिश सेना में सचिव का पद दिलवा दिया। सचिव बने सबसे पहले। ये 1917-18 के बाद की बात है, 19 के आसपास होगा, एग्जैक्ट डेट नहीं है मेरे पास। सचिव बने और पर है इसी के आसपास। सचिव बने तो इन्हें ऑफिस मिला। ऑफिस में भी इनके साथ बर्ताव ही गलत हुआ बहुत ज़्यादा। जैसे कि ये कहीं अपने ऑफिस में बैठा करते, सचिव थे, सेक्रेटरी थे, वेल क्वालिफाइड थे। इनका जो चपरासी है वो भी इनके साथ सही बर्ताव नहीं करता। ये फाइल मंगाते हैं, वो फाइल इनको फेंक के देता है, ऐसे करके ये लीजिए फाइल। तो इनको बहुत बुरा लगता था और सोचते थे कि ये सब कैसे बुरा हो, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। केवल इतनी गलती है कि मैं जन्म से शूद्र हूँ, या जन्म से मैं एक पिछड़ी जाति शोषित समाज से हूँ, SC वर्ग से हूँ, इसलिए वो सोचते थे अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसके साथ तो और बहुत बुरा बर्ताव होता होगा, ये ऐसा सोचते थे। पर प्रारंभ में जब अपने पिताजी से ये चर्चा करते थे, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, जब पढ़ने जाते थे तो पिताजी कहते थे कि यही तो बदलना है, तुझे यही तो बदलना है। और वो उनको, हालांकि उनकी बहुत कम पैसे उन्हें मिलते थे सैलरी के, हालांकि इनके जन्म के 3 साल बाद, इनकी क्या जन्म हुआ 94 में इनके पिताजी की डेथ हो गई थी। और तो ये अपने सोचा करते थे कि अगर मेरे पिताजी ने इतनी पुस्तकें दी मुझे खरीद के, तो पढ़ने का प्रारंभ से ही मन था। एक बार एक घटना याद आ रही है कि अपने ताई जी रहती थी, तो ताई जी के यहाँ से ये अपने पैसों की पोटली लेके भाग गए थे। सोचते थे कुछ पैसे मिलेंगे। रास्ते में जाके वो पोटली खोल के देखी थी तो उसमें आधा आना पैसे निकले थे। उस समय आना चलते थे, आधा आना। लौट के घर आ गए और बोले कि मेरे तो घर की बहुत हालत ख़राब है और मुझे यही बदलना है, मुझे यह बदलना होगा। हम इतने अच्छे घर से हैं फिर भी मेरे ताई के पास आधा आना है, सोचो आप। और लौट के घर आ गए और फिर पढ़ने फिर लग गए। ये प्रारंभ की बात था, इतने मोटिवेटेड थे। ऑफिस में इनके साथ बर्ताव गलत हुआ और अंततः कमरा लेने के लिए, जब नौकरी लग गई तो एक कमरा लेने के लिए गए। तो कमरा लेने की कहानी सुनिए। कमरा लेने जाते हैं तो कमरा लेने के लिए ना कोई पहले तो कमरा देता ही नहीं है, और एक व्यक्ति को ये बता नहीं पाए कि मैं SC से हूँ, और इन्हें एक कमरा मिल गया। एक कमरा मिल जाता है, कमरा मिल गया तो कमरे में रहने लगे। कुछ दिनों बाद लोगों को पता चल गया कि छोटी जाति के हैं, तो सारे कमरे जो भी वहाँ आसपास लोग रहते थे इनको मारने आ गए थे। इनको मारने आ गए, जैसे तैसे इनको बचकर वहाँ से निकले। इतनी गंभीर स्थितियाँ थीं, सोचो। आज हम बड़ी स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं, हमसे कोई कुछ कह भी तो दे, ये सब इन्होंने ही दिया है। आज हमें इनका आभार व्यक्त करना चाहिए और बड़े शुद्ध अंतःकरण मन से धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे देश में जन्म लिए, जिन्होंने पूरे देश की विचारधारा को बदलने का एक अतुलनीय कार्य किया है, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। यूनिक पर्सन है, पूरे वर्ल्ड में चिरंतन है, कोई ऐसा व्यक्ति इनकी टक्कर का है ही नहीं आज तक। चलिए, हालांकि शूद्रों में ही आप कहेंगे सर और किसी देश में भी ऐसा हुआ है? हाँ, कई देश ऐसे, जैसे कि रूस का जो विकास हुआ, मैं आपको बता दूं, रूस का जो उद्धार किया है वो स्टालिन ने किया है। स्टालिन ने, अगर हम कहें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की शक्ति अमेरिका, तो अमेरिका का जो उद्धार किया है, अमेरिका का उद्धार किया है वो हैं इब्राहिम लिंकन। ये दोनों ही शूद्र हैं। और मैं अगर भारत के उद्धार की बात कहूं इसी क्रम में, तो भारत का उद्धार अंबेडकर जी ने किया है। अंबेडकर जी ने, ये तीनों ही शूद्र हैं और तीनों ही आज दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी में तो बहुत डिग्रियां की थी। इनकी ही किताब पे द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इनकी ही किताब पे, एक किताब पुस्तक और है, आप दोनों पुस्तक देख रहे हैं, इन दोनों पुस्तकों पे आधार मान करके भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
इन दोनों पुस्तकों को। ठीक है ना, चलिए तो अम्बेडकर जी हैं, आगे चलते हैं। अब आगे कहानी समझते हैं इनका कैसे रहा कैरियर। नौकरी छोड़कर एक कमरे में इनको बेइज्जती हो गया तो इनको छोड़कर चले गए, बोले मैं अब ये नौकरियां नहीं करूंगा। चलिए 1920 में इन्होंने कोल्हापुर के एक नवाब हुआ करते थे, कोल्हापुर के नवाब जो साहू जी थे, एक बड़ी रियासत के थे, उनकी मदद से सबसे पहले इन्होंने एक मूक नायक नाम का एक साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत की थी। हालांकि पत्रिकाएं कई इन्होंने करीब 5 से 6 पत्रिकाओं का विमोचन किया है, प्रारंभ की थी, जिसमें सबसे पहले मूक नायक में बताया था कि किस प्रकार शूद्रों की स्थिति है, किस प्रकार हम छोटे वर्ग के लोगों की स्थिति है, तो उसमें प्रारंभ किया उन्होंने। शाह जी ने बड़े मदद की थी। तो मैं एक बार इनका देख लेता हूँ पुस्तकीय। सबसे पहले हम देखते हैं इनका पुस्तकीय या संपादन, या मतलब किताबें लिखने के लिए पुस्तक, और संपादन यानी पत्रिकाओं का कैसे कैसे प्रारंभ किया। चलिए साथियों, तो देखो बाबा साहेब का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। शिक्षित बनना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको आपके अधिकार मिल जाएंगे, आपको जीने के तरीके आ जाएंगे, आप समाज में व्याप्त भ्रांतियों, कुरीतियों, विभिन्न प्रकार की कुसंगतियों का सर्वनाश कर देंगे। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठित हो जाओ। अगर बिखरे रहोगे तो कोई भी तोड़ देगा। आपने कहानी सुनी होगी कि घर में कई लकड़ियां पड़ी हैं, 8-10, एक एक व्यक्ति से कहा गया तोड़ो तो एक एक करके सभी तोड़ देंगे, पर उन सबको इकट्ठा करके गट्ठर बना के कहा जाए तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो संगठित हो जाओ और संघर्ष करो, अपने लिए, अपने हक के लिए संघर्ष करो। और क्या कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और क्या कहा, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, परंतु ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं, कि विरुद्ध हूं, का विरोधी हूं, कि ब्राह्मणवाद नहीं फैलना चाहिए, कि हम ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण है अच्छी बात है, लेकिन ब्राह्मणवाद मत फैलाओ। और क्या कहा, इन्होंने कहा कि देश का विकास या सुधार केवल शिक्षा कर सकती है। केवल शिक्षा ही कर सकती है, ये इनका कोटेशन था। एक और आजादी को लेकर पूछते थे कि लोग आजादी, तो ये कहते थे हमें देश की स्वतंत्रता से पहले समाज की स्वतंत्रता चाहिए, समाज की स्वतंत्रता, यानी देश हमारा आजाद हो ना हो, ऐसा ना हो कि हम राजनीतिक रूप से आजाद हो जाएं परंतु हम सामाजिक रूप से फिर भी बंदिशों बंधे रहें। देश की आजादी से पहले हमें समाज की स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बात और आपको बता दूं, सन 1927 में साइमन कमीशन, 27-28 में आया था, फरवरी में 28 में साइमन कमीशन का समर्थन किया था। साइमन कमीशन का समर्थन आपको याद रहेगा, समर्थन किया। और देखो 1935 के भारत शासन अधिनियम जब आता है, भारत में भारत शासन अधिनियम आया तो भारत शासन अधिनियम का सबने विरोध किया और इन्होंने इसका समर्थन किया था कि लागू होना चाहिए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। तो देखो ये पहले भारत की राजनीतिक आजादी से पहले सामाजिक आजादी के पक्षधर थे। राजनीतिक आजादी से पहले सामाजिक आजादी के पक्षधर थे। आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो ये मुख्य मुख्य कोटेशंस हैं। अब एक बार इनको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। अब देखते हैं उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी पुस्तकें और पत्रिकाओं का विमोचन किया। जैसा कि ऐसा माना जाता है कि उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी,
संस्कृत, पारसी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी और स्पेनिश, ऐसी पाली, ऐसी भाषाओं का ज्ञान था। ये 9 भाषाएं हैं जिनका उन्हें ज्ञान था। पर उन्होंने समय समय पर पत्रिकाओं और अपनी पुस्तकों का विमोचन किया। जैसा कि जब लंदन से आ रहे थे तो उनका जहाज गलती से जर्मनी पनडुब्बी द्वारा डुबो दिया गया, जिसमें उनकी पुस्तकें लगभग सभी डूब गई। 1936 के आसपास उनकी पुस्तकों की संख्या बताई जाती है, लगभग उनके पास 8000 पुस्तकें थीं। लेकिन 1956 के बाद देखा जाता है, 6 दिसंबर 1956 को देहावसान हुआ, और तो उसके बाद उनके पास लगभग 50,000 से ज़्यादा पुस्तकें थीं। तो इतने बड़े महान पुस्तकों से प्रेम करने वाले व्यक्ति, एक महान शिक्षाविद, एक दार्शनिक, कि आज हम जानते हैं जिनकी पुस्तकें किस वर्ष में कौन सी पुस्तक का विमोचन किया। आपको मैं याद दिला दूं, वह दो पुस्तकें देखिए जिन पर आज भारतीय रिजर्व बैंक आधारित है। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1924 में बनी, और एक पुस्तक और है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ये दोनों पुस्तक वो हैं जिन पर आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल सन 1935। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पुस्तक सबसे पहले कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये पुस्तक 1916 में विमोचित की गई, कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म। फिर जेनेसियस एंड डेवलपमेंट 1916 में, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार 1917 में। देखिए भारत में जो लघु कृषि है, कृषि को विकास देने के लिए भी एक पुस्तक का विमोचन किया, क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर साइंस में भी रुचि दिखाई थी और उसमें पीजी भी हासिल किया था। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये 1923 में भारत में रुपए की समस्या, इसके विषय में इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये भी इसमें लिखा हुआ पूरा टॉपिक है, आप पुस्तक देख रहे हैं। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इन इंडिया 1924, इन दोनों पुस्तकों को बता ही दिया मैंने। अब वेटिंग फॉर ए वीजा, इनकी आत्मकथा है, जिसके विषय में बताया है कि मेरी कैसे कैसे वीजा रद्द हो गया, क्या मेरे जीवन में चल रहा है। 1936 में लिखा। अनहाइलेशन ऑफ कास्टिज्म, यानी कि जो हमारी जातिवाद है, इसको जातिवाद के विषय में लिख डाला 1936 में। विच वे टू इमेसिपेशन, ये 1936 में लिखा, इमेसिपेशन। अब आता है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, 1939 में ये पुस्तक लिखी। थॉट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार 1940 में लिखा। पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1941 में। राणा डे, देखो महादेव गोविंद राणा डे, महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना, एक इस नाम से पुस्तक लिखी 1943 में, राणा डे, गांधी, जिन्ना। मिस्टर गांधी एंड इम्पीपेंशन ऑफ अनटचेबल्स 1943 में। द कैबिनेट एंड द अनटचेबल्स 1946 में, और स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज 1947 में, द अनटचेबल्स 1948 में, और अंतिम पुस्तक थी भगवान बुद्ध एंड हिज रिलीजन्स, जो कि भगवान बुद्ध और उनका धर्म 1956 में। जैसा कि इन्होंने कहा था, मैं अगले कोटेशन में जोड़ दूं कि मैं पैदा हिंदू जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए अक्टूबर माह में 20 अक्टूबर को बौद्ध धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म त्याग दिया, और इनके साथ साथ 3.5 लाख लोगों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। चलिए देखते हैं, पत्रिकाओं के विषय में चर्चा करते हैं कि पत्रिकाओं की संख्या कैसे कैसे है। तो सबसे पहले मूक नायक, मैंने आपको बताया था कि यह एक नवाब थे, उनके सहयोग से संपादित की थी 1920 में, मराठी भाषा में मूक नायक। इसमें धर्म की कुरीतियां और धर्म की संस्कृति और समाज के विषय में बताया गया है। बहिष्कृत समाज के ऊपर बहिष्कृत भारत चलता था 1927 में। समता, सबको समानता लाने के लिए देखो शब्द भी है 1928 में। जनता 1930 में, और प्रबुद्ध भारत 1956 में। इस प्रकार की 5 ऐसी महान पत्रिकाओं का भी विमोचन किया। तो देखो, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, संपादक भी हैं, पत्रकारिता पर भी ध्यान देते हैं, पुस्तकों भी आपको साथ साथ दे ही रहे हैं। चलिए अब जानते हैं उनका राजनीतिक कैरियर किस प्रकार से रहा, राजनीति में कैसे रहे। देखो, भगवान बुद्ध के अनुयायी रहे, बाद में अंतकाल में महात्मा गांधी थे, उनके विचारों से किस प्रकार सहमत नहीं थे। वैसे दोनों का उद्देश्य एक ही था, महात्मा गांधी जी का भी देश को आज़ादी दिलाना था, और बाबा साहेब का भी देश को स्वतंत्र करना, लेकिन दोनों के क्षेत्र अलग हो सकते थे। उनको राजनीतिक आज़ादी चाहिए थी, इनको सामाजिक आज़ादी चाहिए थी। चलिए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर आरंभ करते हैं। चलिए अब देखिए, हम चल रहे हैं इनके राजनीतिक कैरियर की ओर। राजनीति में
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सन 1924 में इन्होंने एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से एक पार्टी या एक संगठन की स्थापना की। तो 1924, यहीं से शुरू करता हूं। 1924 बहिष्कृत हितकारिणी, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा कि जो लोग समाज से जिनका बहिष्कार किया गया उनको हित करने वाली सभा की स्थापना की 1924 में। यहां से राजनीतिक कैरियर शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं तो 1926 से लेकर 36 तक 10 वर्ष तक ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे की विधान परिषद के सदस्य रहे। विधान परिषद के सदस्य, चलिए, तो विधान परिषद सदस्य रहते हैं 1926 से लेके 36 तक। अब 1937 में जो चुनाव हुए थे और वहां 1937 से 46 तक देखिए बॉम्बे विधानसभा के सदस्य रहे। अब विधानसभा के सदस्य हो गए, विधानसभा के सदस्य, ये देखिए आप विधानसभा के सदस्य रहे 1937 से 1942 तक, 46 तक। इसी दौरान जब 1942 में एक सरकार बनी तो 1942 में यह श्रम मंत्री रहे, श्रम मंत्री 1942 में। 1947 में जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा के लिए तैयार हुए और संविधान सभा के सदस्य बनना चाहते थे, तो संविधान सभा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा और बॉम्बे से लड़ा, बॉम्बे से हार गए। फिर इसी वर्ष वो चुनाव लड़े दूसरा जयसुर कुलना से, संविधान सभा हेतु जयसुर कुलना से संविधान सभा के सदस्य हो गए, से जीते। तो यहां जयसुर कुलना की सीट से संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बने और संविधान लिखना प्रारंभ कर दिया। संविधान सभा में हम याद करें तो देखो 30 अगस्त और सन 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति के हेड बने, के अध्यक्ष चुने गए। ठीक, आपको पता ही होगा 30, ये 27 अगस्त को बनी थी, 30 अगस्त को वहां के प्रारूप समिति के हेड बन गए थे। 47 के बाद, एक बार 47 के बाद देखते हैं, सन 1947 से लेके सन 1951 तक, आप लिख सकते हैं 51 तक, तो जिस समय से संविधान सभा बनी थी तो संविधान सभा के साथ साथ वो देश के संचालन में भी काम कर रही थी। तो ये कानून मंत्री के रूप में आप कह सकते हैं कि कानून मंत्री रहे, कानून मंत्री है ना, कानून मंत्री के रूप में रहे। अब 1951 के इलेक्शन हुए जो कि 52 परिणाम आए, तो 1952 से 1956 जीते जी, यह लोकसभा का चुनाव तो नहीं पर राज्यसभा से जुड़े रहे, तो राज्यसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा सदस्य कानून मंत्री के रूप में। और ये राज्यसभा की सीट कहां से थी? बॉम्बे सीट से। इस प्रकार इनका राजनीतिक कैरियर रहा और 6 दिसंबर सन 1956 को तेज बुखार के कारण देहावसान हुआ, देहावसान दिल्ली में हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा एक राजनीतिक कैरियर आपने देखा है। समय समय पर आपको पिक्चर भी दिखाई जा रही है, आप देख ही रहे होंगे। अंतिम संस्कार वहीं, अंतिम जो पल, अंतिम सांसें जो ली वो दिल्ली में ली। अब आप ये जानते हैं कि संविधान में क्या विचार झलकते हैं, और एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कहानी है एक दक्षिण भारत की। जिस समय ब्रिटिश काल हुआ करता था हमारे यहाँ पे, तो ब्रिटिश काल के दौरान एक महिला आप देख रहे हैं जिसका नाम महिला है नंगेली। मैं एक बार डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो ये महिला देख रहे हैं आप, इनका नाम है नंगेली। ये नंगेली महिला दक्षिण भारत की कहानी है, हमारे मैसूर प्रांत की, मद्रास मैसूर क्षेत्र की। तो इस नंगेली, ये महिला है, ये महिला नहीं, एक क्रांतिकारी है। उस समय ब्रिटिश सरकार महिलाओं को पूरे कपड़े यानी कि स्तन ढकने की भी आज़ादी नहीं देती थी, यानी नीचे के कपड़े पहनने होते थे। तो नंगेली देख ही रहे होंगे, इस महिला ने आंदोलन कर दिया। अगर कोई व्यक्ति, ब्रिटिश सरकार के अनुसार कोई महिला अगर ऊपर के कपड़े पहन लेती थी
तो उनको टैक्स देना पड़ता था, जिसे स्तन टैक्स कहते थे। इस नंगेली महिला ने कपड़े पहन लिए तो इनका विरोध हुआ। तुरंत एक दंडाधिकारी, जो दंड देने वाला अधिकारी था, वो आया और उसने कहा भाई उसको बाहर निकालो, नंगेली को बाहर निकालो। कहाँ है, उन्होंने कपड़े पहन लिए हैं, नहीं तो टैक्स दे। तो ये भीतर से निकल के आती हैं, तो आप आरी देख रहे होंगे, ये आरी से उन्होंने अपना स्तन काट करके ऐसे कागज में कपड़े में उसमें रख के पत्ते में दे दिया, लो स्तन टैक्स ले लो। एक बड़ी गंभीर कहानी थी उस समय पे। इस समाज में कितनी भ्रांतियां थी कि महिला को कपड़े पहनने तक की आज़ादी नहीं थी। उत्तर भारत में घुटनों से ऊपर तक के ही कपड़े पहनने की आज़ादी थी, जिसको समाप्त किया था बाबा साहेब ने। महिलाओं को पूरे कपड़े पहनने और शिक्षा अर्जित करने की आज़ादी भी प्रारंभ की गई। शायद आप भूल रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं को स्कूल खोला, चंद्रमुखी बसु पहली स्नातक बनी। तो नंगेली ने जब टैक्स दे दिया, ये कहा कि लो टैक्स स्तन काट के ही दे दिया, तो हड़कंप मच गया। उनके पति, जब ये स्तन कट जाएगा तो उनकी मृत्यु भी हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पति ने चिता पे रख के, चिता पे अपने आप खुद को बैठा के अपने आप को भी नंगेली के साथ ही अपनी मृत्यु के हवाले कर दिया। नाम आप जानेंगे तो उसका नाम था चिरकुंडा। ठीक है, तो चिरकुंडा ने अपनी नंगेली के साथ ही आत्मदाह किया था। आत्मदाह, ये एक बहुत गंभीर कहानी। इतनी बड़ी कहानियां, कपड़े पहनने तक की आजादी नहीं, पुरुषों ने तक ने आत्महत्या करनी पड़ी। जान रहे हैं आप, आज हम अच्छे कपड़े पहनने की आज़ादी रखते हैं, खाने पीने सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। ये संविधान ही है जो भारत का, ये संविधान ही है जिसकी वजह से हम आज विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं अर्जित कर पाए हैं, अपने अधिकारों को जान पाए हैं। तो जानते हैं एक बार संविधान में क्या प्रावधान है, बाबा साहेब के विचारों को क्या से उल्लेखित किया गया है। आप एक बार देखिए, मैं ये डिस्टर्ब करता हूं तो नंगेली की कहानी भी आप देख रहे हैं। संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 32 को तो बाबा साहब ने आत्मा कहा ही है। संविधान देखो, एक केवी राव है, वो कहते हैं भारतीय संविधान के जनक और जननी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कहने वाले कौन हैं? डॉक्टर के.वी. राव। चलिए एक बात और, भारतीय संविधान के पिता हैं, भारतीय संविधान के पिता, संविधान के पिता या जनक या कह सकते हैं शिल्पीकार, या कह सकते हैं निर्माता, सब एक ही बात है। चलिए, इनके अनुसार मुझे जो बहुत अच्छे अच्छे अनुच्छेद लगते हैं, तो एक अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और आर्टिकल 32। 14 में क्या है आप देख ही रहे होंगे, आपको पता ही होगा पहले से। 14 में लिखा गया है विधि के समक्ष समानता, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पद पर हों, आपको संविधान के प्रति समान माना जाएगा। कुछ एक अपवाद है, राष्ट्रपति किसी विशेष शक्ति के अंतर्गत उनको थोड़ा वंचित किया गया, बाकी सभी। 15 आर्टिकल में लिखा गया है कि रंग, वर्ण, स्थान या धर्म के आधार पर समानता के आधार पर समानता रखी जाएगी। यानी आपको कहीं से भी आते हो, आपको रंग कैसा भी हो, वर्ण किसी से भी हो, स्थान कहीं से भी भारत के किसी भी कोने से हो, और धर्म के भी हो, आदि के आधार पर समानता। 16 में कहा गया है लोक नियोजन में समानता, नौकरियों में आपको समानता दी जाएगी। देखो कितने अच्छे सुंदर विचार आज झलकते हैं। 17 है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया जाएगा, अनटचेबिलिटी का अंत। 32 में है कि हमारे जो सभी अधिकार हैं, इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। और इसी अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, भारतीय संविधान की आत्मा।
भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर, मैं सूची में लिख रहा हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, कि भारतीय संविधान की आत्मा है। तो इस संविधान में प्रावधान और भी विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स हैं। अब आगे देखते हैं कि बाबा साहेब ने अपने पूरे कैरियर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में भी भाग लिया। वो जरा आंदोलन जानते हैं एक बार, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप देखते हैं कि इन्होंने सत्याग्रह की कैसे कैसे शुरुआत की। जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की शुरुआत की तो 1920 में, आपको पता ही है कि 1920 में इन्होंने शुरुआत करती थी आंदोलनों की। 1920 में आंदोलन प्रारंभ कर दिए, कुछ आंदोलनों में सत्याग्रहों में शामिल हुए। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और इसके तहत इन्होंने जो बहिष्कृत समाज है उसके हितों की रक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिए। 1927 को प्रारंभ किया इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसे जाना जाता है चवदार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, या महाड़ आंदोलन। तो एक बार देखते हैं 1927 में महाड़ आंदोलन। एक्चुअली में ये महाड़ आंदोलन क्या था, आप फोटो देख रहे होंगे। महाड़ आंदोलन या इसे कहते हैं चवदार आंदोलन। एक चवदार आंदोलन क्या है? चवदार एक जगह है, चवदार आप तालाब देख रहे होंगे। चवदार महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, सतारा के आसपास। तो वहां पे व्यक्तियों को, यानी शूद्रों को, छोटी जाति के व्यक्तियों को, छोटी जाति के पुरुष महिलाओं को तालाब से पानी पीने की आजादी नहीं थी। इन्होंने 100-150 लोगों को इकट्ठा किया और तालाब के पास पहुंच गए। और आप देख रहे होंगे पानी पीने पहले पहुंच गए, सबसे पहले मैं पानी पी के दिखाऊंगा। तो वहाँ पर ऊंची जाति के व्यक्तियों ने, लोगों ने, ऐसी सोच वाले व्यक्तियों ने इनको पिटाई लगा दी, बहुत बुरी तरह पिटाई लगा दी। फिर भी नहीं माने, बोले इसके लिए मैं ब्रिटिश सरकार से भी गुहार लगाऊं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का समय था। तो ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेकर उनके द्वारा सहमति से फिर वहाँ सभी को पानी पीने की आज़ादी दिलाई। तो ये चवदार आंदोलन के नाम से या महाड़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं 5 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति में आग लगा दी, मनुस्मृति जलाई। कहा कि ये मनुस्मृति, अब आप देखिए फोटो, मनुस्मृति में साफ साफ लिखा गया है कि उच्च वर्ण का पुरुष चारों वर्ण की महिलाओं से विवाह कर सकता है, चारों वर्ण की महिलाओं से, यानी कि ब्राह्मण वर्ग का चारों वर्ण की महिलाओं से करेगा, क्षत्रिय वर्ण का केवल 3, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से करेगा, और शूद्र वैश्य का तो वैश्य शूद्र से करेगा, शूद्र केवल शुद्ध महिला से शादी करेगा। ये कौन सा अन्याय था? ये कौन सा अन्याय था? अगर कोई प्रेम विवाह कर लेगा तो वो माना नहीं जाएगा और वो अछूत हो जाएगा। ये कौन सा अन्याय था? ये मनुस्मृति में साफ साफ झलकता है। आप देखिए एक बार, सभी लाइनों को गौर से पढ़िएगा। इनमें लिखा गया इन श्लोकों में कि मनुस्मृति यह बताती है कि जातिवाद को फैलाने का काम करती है, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जला दी थी, है ना। आप मनुस्मृति देख रहे होंगे। दिसंबर की घटनाएं हैं ये, बड़ी निंदनीय रही थी। 25 दिसंबर सन 1927 की ये घटना है, मनुस्मृति जलाई। अब आगे चलते हैं। गांधी जी से इनका भेदभाव रहता था। तो 24 सितंबर सन 1932 को पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। गांधी जी यरदा जेल में थे, तो आपको पता ही होगा M.R. जैकर की, जैसे कि आपको पिछली वाली स्लाइड में आप देख लेना, पीछे हटा के मैं आपको बता दूं कि जब ये संविधान सभा में शामिल कर लिए गए थे, तो इनकी जो सीट, वैसे बॉम्बे से तो हार गए थे और जीत हुई थी जयसुर कुलना से। तो जयसुर कुलना सीट विभाजन के उपरांत जब पाकिस्तान, यानी पूरी पाकिस्तान में चली गई, तो B.N. राव की सलाह पर, क्योंकि B.N. राव, बेनेगल नरसिम्हन राव जानते थे कितने योग्य व्यक्ति हैं, इनकी जरूरत है हमें संविधान निर्माण में, सबसे अतुलनीय योगदान रहेगा। तो इन्होंने राजेंद्र प्रसाद यानी संविधान सभा के अध्यक्ष से बात की, B.N. राव साहब ने, कि हमें भीमराव अंबेडकर जी को हर हाल में संविधान सभा में शामिल रखना है, चाहे भारत का विभाजन हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वीजी खरे से कहा कि आप कैसे भी करके एक सीट खाली कराइए। तो उन्होंने M.R. जैकर, जो कि पूना की सीट थी, वो खाली करा के वहाँ से भीमराव अंबेडकर जी को नामित किया गया और संविधान सभा में लाया गया था। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार गांधी जी, इनकी योग्यता से तो बिल्कुल परिचित थे, लेकिन कुछ विचारों में मतभेद थे, क्योंकि
भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि जाति विशेष के आधार पर निर्वाचन प्रणाली पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि 1919 में ये अंग्रेजों ने निर्वाचन प्रणाली को बड़े जोर से आगे बढ़ा दिया था और कहा था 1920 में इलेक्शन होने, हालांकि भारत ने विरोध किया, नहीं हुए। पर 1927 में फिर ये बात और बढ़ाई गई कि संविधान सभा का हमें भारत में चुनाव करवाने हैं, अगर आप सभी दल एक सहमत हो जाएं तो आप अपनी अपनी राय लेकर के गोलमेज सम्मेलन आइए। तो गोलमेज सम्मेलन में नेहरू जी तीनों में, अम्बेडकर जी तीनों में उपस्थित रहे, गांधी जी केवल एक में गए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में, जो कि उस समय पे लॉर्ड इरविन के समझौते के बाद ही गए थे, आंदोलन में व्यस्त थे ना। तो दोनों के बीच मतभेद किस बात को लेकर था? क्योंकि ये सांप्रदायिक जो पंचायत आया था उसके विषय में पूना पैक्ट हुआ था जरदा जेल में। तो ये भी एक आप देख सकते हैं। और देखो नासिक आंदोलन हुआ, नासिक आंदोलन 1932, नासिक आंदोलन। नासिक आपको बताइए कि महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक, और नासिक का आंदोलन हुआ जिसे नासिक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, नासिक सत्याग्रह। अब 1935 में एक और ये वाला आंदोलन, ये वाला सत्याग्रह कह सकते हैं, या ये वाला, तो ये वाला आंदोलन भी इन्होंने लड़ा। तो थोड़ा सा एक क्रांतिकारी के रूप में भी जान सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलनों के सहयोग को भी जान सकते हैं आप। अब देखते हैं वर्तमान परिवेश में इनकी मृत्यु के बाद पूरा देश रोया, इतने महान व्यक्तित्व को हमने खो दिया। माना जाता है कि जब ये पढ़ते थे तो इनके कच्छ में कोई भी दरबान भी या इनके मित्र भी इतनी सपोर्ट करते थे कि इनका मित्र भी इनके साथ कभी भी इनको दरवाज़ा खटखटाते नहीं थे, क्योंकि हो सकता है इनका भीतर भंग हो जाए पढ़ते पढ़ते, इसलिए बाहर से ही बैठे रहते। एक बार इनका मित्र आए, दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बाहर बैठे रहे। जब ये पढ़ते पढ़ते 1-2 बजे जगे, मतलब उठे कुर्सी से और जाके देखा तो बाहर मित्र थे, उनको ठंड लग रही थी, अपना कोट पहना दिया। सुबह बात हुई कि बताया क्यों नहीं था, कि आपको मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। इनके मित्र भी इतनी सहमत देते थे। जैसे कि मैंने आपको नवल के विषय में बताया था, जब ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे थे तो नवल ने भी इनकी इतनी मदद की थी। नवल ने कहा था कि मैं एक बड़ा महान व्यक्ति का सहयोग कर रहा हूं और आप सभी को करना चाहिए। हम महान बन नहीं सकते, लेकिन महान व्यक्ति का सहयोग कर सकते हैं, किसी की सफलता में मार्ग दे सकते हैं, सफलता में उसका सहयोग दे सकते हैं, सफलता की सीढ़ी बन सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, कभी किसी को पीछे मत खींचिएगा। क्या आज हम देश आज़ाद हो गया, हमारा देश की आज़ादी के बाद हम इस प्रकार की विचारधारा को बदल पाए हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्या हम इस प्रकार से बदल पाए हैं आज? क्या हमारे समाज में ये भ्रांतियां जो आज बाबा साहेब ने पहले झेली थी, क्या वो आज व्याप्त नहीं है? अगर व्याप्त हैं तो क्या किया जाना चाहिए? नहीं है तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? क्या ज्योतिबा फुले साहब का है, या बाबा साहेब का है, या APJ अब्दुल कलाम साहब का है, या किसी और समाज संस्कृति, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, BG तिलक साहब, महामदन मोहन मालवीय जी, चाहे हमारे और अभी हाल ही के क्रांतिकारियों को लेने, बहुत बड़ी सूची है। साथियों, ये हमें आज सोचने का विषय है। आज इस विषय के ऊपर लड़ते रहे, समाज के विषय में ही हम आपस में उलझते रहे तो आगे कैसे निकलेंगे? अगर इन कुरीतियों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इनको हम आज इनको खत्म समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ने का हमें कोई हक नहीं है। हम कह ही नहीं सकते कि हम विकसित भारत है। पूरे विश्व में इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता है। केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर भिखारियों और इनको अपमानित किया जाता है, दुर्बलों को अपमानित किया जाता है, उनको जगह नहीं दी जाती, घर के अंदर घुसने तक की जगह नहीं। अगर घर में घुस जाएगा तो उनको उनके साथ बैठने की आज़ादी नहीं थी। वो पुराना ज़माना था कि जिनके इनके गुरुजी तो इनके साथ बैठ कर खाना खाया करते थे, सबको एक साथ प्रतिभोज कराया करते थे। पहली पुस्तक का विमोचन हुआ था, मुझे खूब ठीक से याद है, मैं पढ़ पा रहा हूँ कि आत्मकथा में लिखा हुआ है कि वो एक साथ बैठ करके हम सब ने खाना खाया है, क्योंकि गुरुजी ब्राह्मण पद से थे। उस समय इतना भेदभाव नहीं था जितना अब फैलाया जा रहा है। मैं बिल्कुल भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं जो सभी साथ रहते हैं। क्या हमें सही नहीं रहना चाहिए? क्या हमें ये सब चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए? जब हम उनके बनाए हुए संविधान को स्वीकार कर सकते हैं तो क्या उनके विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? एक ऐसे महान व्यक्तित्व आप पढ़ के दिखा दीजिए। ये सब चीज़ें ग्रेजुएशन करते करते ही धुआं निकल जाता है, चाहे आपने MBBS किया हो, चाहे BTech किया हो। इन्होंने तो 32 डिग्री अर्जित कर ली। ऐसे महान व्यक्तित्व को पढ़ना चाहिए, उनको अनुकरण करना चाहिए। अच्छी बातें स्वीकार करिए। उनके ये स्वीकार मत करिए कि 2 विवाह किए थे। वो एक मजबूरी में उन्होंने अपने अंत समय में 1948 में विवाह किए थे।
जो कि 7-8 साल ही चला, क्योंकि पत्नी पहले स्वर्गवासी हो गई थी। एक कहानी याद है मुझे, जब वो, चूँकि उन्होंने LLM भी किया था और बैरिस्टर एट लॉ थे, तो केस भी लड़ते थे। तो एक केस के दौरान उनको एक पत्र आया था, बीच में केस लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, पत्र आ गया, पत्र पढ़ा और जेब में रख लिया और केस लड़ते रहे। केस खत्म हुआ, केस का जो ही परिणाम हुआ, उसके बाद जज ने खुद पूछा कि क्या पत्र आया था, कि कुछ नहीं आया। ऐसे पत्र ने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। कि अरे पहले क्यों नहीं बताया? कि नहीं, जो होना था वो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जो मेरा कर्म है मैं वो कर रहा हूँ। उसके बाद ही गए थे। सोचो आप ऐसे व्यक्ति थे, अपने कर्म के प्रति इतने कर्तव्यनिष्ठ थे, कर्म के प्रति आश्वस्त रहते थे। हम क्या है, पड़ोसी के घर में कोई फंक्शन है, हम वैसे धूम मचाए जा रहे हैं, बेगानों की शादियाँ, मुल्ला दीवाना हो रहा है, अपनी क्लास की पढ़ाई छोड़कर हम दूसरों के साथ चले जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, फिर कहते हैं मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता की ओर बढ़ाया हुआ कदम पूरे मन से नहीं बढ़ाया गया। साथियों, अभी हाल ही में चर्चा में रही एक मूवी 12th फेल, जो कि माननीय भारत के वर्तमान DIG साहब मनोज कुमार जी पर आधारित थी। उसमें एक क्लिप दिखाया गया था, उनके इंटरव्यू का क्लिप। एक बार वो आप क्लिप देखिएगा, देखो इस क्लिप में क्या कहा जा रहा है। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, चलिए, कितनी अच्छी बात कही है मनोज कुमार जी ने, जो कि इंटरव्यूअर्स के सामने कही थी कि अगर गरीब रहेगा, अनपढ़ जब तक रहेगा तब तक गरीब ही रहेगा। साथियों, आपके साथ बहुत सारी जानकारी साझा हुई है। अब और आगे चलते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं का विमोचन किया है भारत सरकार ने, वो हम एक बार देखते हैं। साथ ही साथ 1990 में बाबा साहेब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप देख रहे होंगे भारत रत्न, तो ये एक बहुत बड़ा गौरवमयी पल था कि उन्हें 1990 में, इतने समय बाद, अप्रॉक्सीमेटली 34 वर्ष बाद भारत सरकार को याद आया कि एक भारत रत्न है और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 में। तो अब और आगे देखते हैं कि कितनी प्रतिमा बनाई गई हैं। एक बार प्रतिमाओं के ऊपर नजर डालते हैं, तब तक आप ये लिख लीजिए। चलिए इनकी प्रतिमा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो लातूर में, लातूर है महाराष्ट्र, आप देख रहे होंगे प्रतिमा, देखिएगा, लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई। आप देखिए एक बार, यह है 70 फीट ऊंची प्रतिमा है, 70 फीट की है, टोटल स्टील से बनी हुई है, स्टील निर्मित है। बाबा साहेब बैठे हुए अपने संविधान के साथ में। तो लातूर महाराष्ट्र में इसका विमोचन 14 अप्रैल सन 2022 को किया गया। चलिए, एक तो ये प्रतिमा आपको देखने को मिल रही है। दूसरी प्रतिमा हम देखते हैं। दूसरी प्रतिमा देखते हैं तो ये 20 जनवरी 2023 को विजयवाड़ा अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई। और ये प्रतिमा 206 फीट ऊंची है। तो दूसरी ये प्रतिमा, दूसरे नंबर की प्रतिमा हो गई। चलिए तीसरा नंबर हम देखते हैं। एक और बड़ी प्रतिमा इनकी स्थापित की गई है, जो कि अभी हाल ही में 24 अप्रैल 2023 को हैदराबाद में, हैदराबाद जो कि तेलंगाना का भाग है, तेलंगाना, इसमें ये प्रतिमा बनाई गई है बाबा साहेब की याद में। बहुत सुंदर प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 206 फीट, जिसमें 81 फीट तो स्तंभ नीचे का हिस्सा है और 125 फीट प्रतिमा है, मूल प्रतिमा, यानी 206 फीट की है कुल टोटल। ये
बहुत ऊंची प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से है बाबा साहेब की प्रतिमा, आप देख ही रहे होंगे। चलिए एक और अंतिम की ओर बढ़ते हैं, एक और अंतिम प्रतिमा की ओर चलते हैं। अंतिम प्रतिमा यानी कि तीसरी एक और प्रतिमा देखते हैं। तो तीसरी प्रतिमा, इसकी स्थापना की गई है दिल्ली में, और दिल्ली में कहाँ की गई है? यह है 26 नवंबर को की गई है, 26 नवंबर 2023 को, अभी इसी वर्ष, यानी पिछले वर्ष गया है अभी। और यह है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, या मैं कह दूं तो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 7 फीट है। 7 फीट की एक नवीनतम प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। चलिए, बहुत कुछ हुआ है, एक ऐसे महान व्यक्तित्व पर दिन भर बोला जा सकता है। मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं बहुत कुछ बता दूं, जितना मुझे याद कर पाया, जितना मुझे पुस्तकों में पढ़ने को मिला, मैंने सब कुछ बताया, प्रयास किया। इस पे और भी सेशन बनाने की इच्छा होगी तो आप ज़रूर मुझसे बोलिएगा, अनुमति चाहूँगा। आप सभी को सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे से कोई गलती हो जिसके क्षमा प्रार्थी हूँ। आप ऐसे महान व्यक्तित्व को पढ़ें, इनको अपने मन के अंदर सजोएं, और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में ज़रूर अगर कभी पूछा जाए तो ज़रूर इनके जवाब दें, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आप सभी सुमंगल हों, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, बने रहें हमारे चैनल पे। धन्यवाद।